सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना से बड़ी खबर मिल रही है, जहां शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का प्रदर्शन जारी है। बताया जा रहा है कि पटना में सचिवालय गेट पर पहुंचकर ये सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने, जिसके बाद पटना पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी मौके पर मौजूद हैं। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सचिवालय गेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया जा रहा था। ये सभी शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक पहुंचे हुए हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सचिवालय गेट पर जाकर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था, जिसके बाद पटना पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने और उसके बाद पुलिस को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा है। तस्वीरें आपको राजधानी पटना के सचिवालय की दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर सचिवालय गेट पर धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों ने सचिवालय गेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां से उन्हें खदेड़ चुकी है। फिजिकल टीचर राजधानी पटना में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन पर लाठियां भाजी है और देख सकते हैं इस वक्त जो इसके अध्यक्ष हैं संघ के, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और तमाम जो फिजिकल टीचर हैं वो इस वक्त बेली रोड में है। सचिवालय होते हुए बेली रोड पहुंचे हैं और लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जो फिजिकल टीचर हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। महज 8,000 रुपये इन लोगों को मासिक मानदेय मिलता है, जिसका विरोध लगातार चल रहा है और इसको लेकर तमाम जो टीचर हैं वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है। हम लोग का सिंपल सा डिमांड है कि सेम काम और सेम वर्क। हम लोग भी काम वही कर रहे हैं जो अन्य शिक्षक कर रहे हैं। तो हम लोग का 2 साल से हम लोग हर द्वार दरवाजा खटखटा लिए हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। प्रदर्शन कर रहे थे पूर्णकालिक लाठी का दर्जा। पुलिस का काम ही यही है। हमारे यहाँ की पुलिस बहुत ही अच्छी है, लाठी चार्ज करती है, लेकिन कभी समस्या का समाधान नहीं सुनती है। यहाँ कभी लाठी चार्ज कर दो, कभी ये कर दो, वो कर दो, यही लोग काम है। तो बताइए कि आप लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं, आज क्या यहाँ लाठीचार्ज क्यों? लाठीचार्ज सर, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बस अपनी मांग को लेकर के सचिवालय के गेट से हम लोग आगे बढ़ रहे थे शांतिपूर्ण। कोई हमारा विरोध नहीं था या हमने कोई भी गलत नारा नहीं लगाया था। उसके बाद हम लोगों पर जो है देख लीजिए किस तरीके से अब महिलाओं पर भी लाठीचार्ज किया गया है। हमारे साथियों को भी देख लीजिए, आप अरेस्ट करके लेके गया है। हर तरह के शिक्षकों का व्यवस्था कर रहे हैं। वहाँ पर आप अनुदेशकों की बहाली करके और शिक्षक शारीरिक शिक्षकों की बहाली करके और शोषण का काम सरकार कर। संख्या आप लोग? सर हम लोगों की 2200 संख्या है पूरे बिहार में है। और सर हम लोग बिहार के सारे स्कूल में जहाँ सम्मिलियन स्कूल है, जहाँ 100 से ज्यादा की संख्या वाला स्कूल है, वहाँ पर हम लोगों की बहाली की गई है। दम है कितना दमन में तेरे, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। 8,000 रुपये में नौकरी कर रहे हैं, इसका ये लोग विरोध कर रहे हैं और जब विरोध करने के लिए यहाँ पर पहुंचे तो पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज कर दिया है। कई चोटिल हो गए हैं और अब लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है, लेकिन आज भी विपक्ष की तरफ से हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। आज आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह को लेकर हंगामा तय माना जा रहा है। आरजेडी सुनील सिंह की आज सदस्यता जा सकती है। विधान परिषद के सभापति आज इस पर फैसला सुना सकते हैं। आचार समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुनील सिंह को दोषी पाया है। मामला सदन में सीएम नीतीश कुमार की मिमिक्री करने का है और सुनील सिंह आज विधानसभा परिषद में अपनी बात रखेंगे। सुनील कुमार सिंह लालू परिवार के बेहद करीबी बताए जाते हैं, नीतीश कुमार पर कटाक्ष के लिए जाने जाते हैं। वहीं विधानसभा में भी आज हंगामे के पूरे आसार हैं। विधानसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी। मानसून सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में सदस्यों की तरफ से गैर सरकारी संकल्प लाए जाएंगे। कल सरकार की तरफ से बिहार विनियोग विधेयक 2024 पेश किया गया, जिसमें विभिन्न परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि की मंजूरी दी गई। कल भी बिहार विधान परिषद के बाहर विपक्षी सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की थी। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर महिलाओं के अपमान का भी आरोप लगाया था। वहीं विधानसभा में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष ने नीतीश सरकार पर हल्ला बोला था।
तो बिहार विधानसभा का आज मॉनसून सत्र का अंतिम दिन है और दोनों ही सदनों में माना यह जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जाएगा। तो आज क्या कुछ विधानमंडल में हो सकता है, इसके लिए अधिक जानकारी के साथ विधानसभा से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, अगर हम बात करें दोनों ही सदनों की, सबसे पहले शुरुआत विधान परिषद की हम करेंगे क्योंकि आज आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह पर फैसला आ सकता है। क्या लगता है क्या हो सकता है फैसला और किस तरीके से विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा? देखिए, निश्चित तौर पे सबसे बड़ा मुद्दा जो है आज बिहार विधानमंडल की अगर बात करें हम तो विधान परिषद से ही है और सुनील सिंह जो है वो आरजेडी के एमएलसी हैं, लालू परिवार के बेहद करीबी बताए जाते हैं और राबड़ी देवी के कह सकते हैं कि बोले भाई भी हैं। तो उनकी सदस्यता पर आज जो है अंतरिम निर्णय और बिहार विधान परिषद के जो सभापति हैं अवधेश नारायण सिंह उनके द्वारा लिया जाएगा। और कल ही उन्होंने सुनील सिंह ने अपनी बातों को रखा था मीडिया के सामने और कहा था कि एक सुनियोजित तरीके से साजिश रची गई है और उस साजिश के तहत जो है हमारे खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये बात सुनील सिंह भी मान चुके हैं कि आज उनकी सदस्यता संभवतः रद्द हो सकती है। हालांकि ये जब निर्णय आएगा, आदेश आएगा, उसके बाद ही इस पर मोहर लगेगी। लेकिन जहां तक बात रही तो इसको लेकर के आरजेडी बिल्कुल आज हल्ला बोलेगा, चाहे विधान परिषद का मामला हो, विधानसभा का मामला हो, वहाँ पे हल्ला बोलेगा। हमारे साथ आरजेडी के विधायक भी हैं तो हम इनसे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर मुकेश रोशन हैं। मुकेश जी, ये बताइए कि मिमिक्री करने के मामले में सदस्यता रद्द होने वाली है सुनील सिंह की, आप लोग क्या करेंगे आज? देखिए, ये बिल्कुल लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। ये लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। जिस तरीके से कोई भी अगर सदन में आवाज़ उठाएगा उस व्यक्ति का, उस सदस्य का अगर सदस्यता रद्द हो, ये सही नहीं है। लोग मिमिक्री करना भी तो सही नहीं है। ये बताइए, एक चीज़ बताइए ना, नीतीश कुमार जी क्या क्या नहीं करते हैं, क्या क्या नहीं ज्ञान दिए बिहार विधानसभा के अंदर। जिस तरीके से बिहार को शर्मसार होना पड़ा है, नीतीश कुमार जी क्या सेक्स एजुकेशन पर ज्ञान दे रहे थे? नहीं, चलिए इस तरह की बातें नहीं करते। लेकिन बड़ी बात है कि आज सदन का आखिरी दिन है, 4 दिनों का सत्र रहा, आप लोगों ने हंगामा किया, जनता से जुड़े मुद्दे आप लोगों ने नहीं रखे। यहाँ पे कहीं न कहीं समय जो है वो बर्बाद किया आप लोगों ने। देखिए, विपक्ष को तो बोलने का समय ही नहीं दिया जा रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा। और जब भी हम लोग जनहित के मुद्दा को उठा रहे हैं, चाहे वो विशेष राज्य का दर्जा हो या बिहार में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा हो या लूट हत्या की घटनाएं जो बढ़ रही है, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, उसको लेकर हम लोग सदन में आवाज उठाने के लिए जब भी खड़े हुए, हमारे विपक्ष के साथी जब भी खड़े होते हैं उनको समय नहीं दिया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष अमित जरा इनसे ये भी पूछिए कि आज अंतिम दिन है विधानसभा के मॉनसून सत्र का, तो क्या आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद होंगे? बिल्कुल। तो चलिए, आप लोगों को समय नहीं दिया जाता, तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन क्या आज नेता प्रतिपक्ष आएंगे? आज तो आखिरी दिन है। बिल्कुल, पूरे मुस्तैदी से विपक्ष जो है एकजुट है और पूरे मुस्तैदी के साथ हमारे नेता तेजस्वी यादव जी सदन के बाहर हो या सड़क पर हो, जनता के लिए संघर्ष करने का काम करेंगे। हम लोग सब लोग उनके नेतृत्व में हम लोग जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। जनता के आवाज को बुलंद करेंगे और कह रहे हैं कि निश्चित तौर पे आज तेजस्वी यादव आएंगे, ये इनका कहना है। आरजेडी के विधायक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज बिहार विधानसभा का जो कार्यवाही है वो गैर सरकारी संकल्प को लेकर के है। तो जाहिर सी बात है कि आज गैर सरकारी संकल्प जो है सदस्यों का वो लिया जाएगा और उसमें चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, सभी का मुद्दा होता है और उन मुद्दों को लेकर के आज गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। तो आज का दिन बेहद अहम। ठीक है अमित, आप इस पर नजर बनाए रखिए। देखना होगा आज विधानसभा और विधान परिषद में क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे और देखिए, बिहार बीजेपी में बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को हटाकर दिलीप जायसवाल को बिहार की कमान सौंप दी है। केंद्रीय नेतृत्व ने सम्राट चौधरी को 1 साल के भीतर ही प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। दिलीप जायसवाल जो हैं वर्तमान में नीतीश सरकार में भूमि सुधार और राजस्व मंत्री हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर दिलीप जायसवाल को प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। दिलीप जायसवाल वैश्य समाज से आते हैं, सीमांचल में इनकी अच्छी राजनीतिक पकड़ है, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं।
दिलीप जायसवाल, जिन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है, अब आप उनको जानिए। भूमि सुधार और राजस्व मंत्री हैं दिलीप जायसवाल। नीतीश सरकार में फिलहाल वो भूमि सुधार और राजस्व का काम देखते हैं। बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और बताया जा रहा है कि 2009 से लगातार विधान परिषद के सदस्य वो बने हुए हैं। विधान परिषद में उप मुख्य सचेतक भी हैं और इसके साथ साथ सिक्किम बीजेपी के भी प्रभारी हैं। सीमांचल में बीजेपी के एक बड़े चेहरे के तौर पर दिलीप कुमार जायसवाल जाने जाते हैं और जहां पर बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस भी है। नॉर्थ ईस्ट पर भी इनकी काफी अच्छी पकड़ है। बीजेपी के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं और किशनगंज के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के निदेशक भी हैं। अगर हम इनकी बात करें तो खगड़िया में 2 मई 1963 को इनका जन्म हुआ था। इनके अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने एमएससी, एमबीए और पीएचडी के साथ ही एमफिल की डिग्री हासिल की है और अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से दी गई है क्योंकि अगले साल ही बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। अब दिलीप जायसवाल को अध्यक्ष बनाने के मायने को आप समझिए, क्योंकि कुछ भी उलटफेर जो किया जाता है उसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति भी होती है। वैश्य समाज से आते हैं दिलीप जायसवाल। लोकसभा चुनाव में वैश्य समाज की उपेक्षा का आरोप बीजेपी पर लगा था और उसी को कहीं ना कहीं एक तरीके से मैनेज करने की कोशिश की गई है। बीजेपी ने जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है क्योंकि बिहार में आपको पता है राजनीति में जाति का काफी महत्व है। बिहार में वैश्य वोट बैंक मजबूत होगा और इसके साथ ही दिलीप जायसवाल जो है वो सीमांचल से आते हैं और सीमांचल के कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं और सीमांचल में ही बीजेपी के लिए काफी ज्यादा चुनौती रही है। सीमांचल बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण क्षेत्र रहा है और सीमांचल में बीजेपी इससे मजबूत होगी, इसलिए ये कदम उठाया गया है। सीमांचल के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट पर भी दिलीप कुमार जायसवाल की काफी अच्छी पकड़ है। सभी राजनीतिक दलों से बहुत अच्छे संबंध भी हैं उनके, तो ऐसे में जो एनडीए अलायंस है, उनके जो अलग अलग घटक दल हैं, उनसे भी बातचीत करने में हर चीज में कहीं ना कहीं एक जो है सुविधा होगी। दिलीप जायसवाल काफी साफ छवि के नेता हैं। दिलीप जायसवाल स्पष्टवादी हैं और लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अनुभव का लाभ भी बीजेपी को कहीं ना कहीं मिलेगा और विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन हो बीजेपी का, इसी सोच के साथ दिलीप जायसवाल को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब दिलीप जायसवाल की चुनौतियों को भी अब आप समझ लीजिए, क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी है तो उनके सामने भी बड़ी चुनौती है। वैश्य वोट बैंक को मजबूत करना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी और इसके साथ ही कुशवाहा वोटर का आरजेडी की तरफ रुझान है। कोयरी और कुशवाहा वोट को वापस लाना इनके लिए बड़ी चुनौती होगी। सीमांचल में बीजेपी काफी कमजोर रही है। सीमांचल में बीजेपी को मजबूत करना भी इनके लिए एक बड़ा टास्क होगा। अति पिछड़ों को बीजेपी से जोड़ना, सवर्ण वोटर को एकजुट रखना। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो नुकसान हुए हैं उन सीटों की अगर हम बात करें, औरंगाबाद, सासाराम, बक्सर, आरा में जो बीजेपी की हार हुई है, वहां पर भी एक तरीके से जातीय समीकरण साधना यह भी इनके लिए बड़ी चुनौती होगी कि आखिर हार की वजह क्या रही और कैसे बेहतर प्रदर्शन किया जाए। विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की चुनौती भी दिलीप जायसवाल के सामने होगी क्योंकि अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, तो देखना होगा कैसे वो अपनी इस पूरी चुनौती से पार पाते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बीजेपी ने दिलीप जायसवाल को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर न सिर्फ एक साथ कई सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश की है, बल्कि चुनाव से पहले रणनीतिक तौर पर भी एक बढ़त बना ली है। आप ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने दिलीप जायसवाल को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर रणनीतिक रूप से बढ़त ले ली है, खासकर सीमांचल इलाके में जहां महागठबंधन की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। वैश्य समाज से आने वाले दिलीप जायसवाल न सिर्फ लंबे वक्त से पार्टी से जुड़े हुए हैं, बल्कि अलग अलग पदों पर रहकर अपनी सांगठनिक और प्रशासनिक क्षमता भी दिखा चुके हैं। दिलीप जायसवाल खगड़िया के रहने वाले हैं। वो वैश्य समाज से आते हैं। 20 साल से ज्यादा वक्त से वो बीजेपी के कोषाध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा तीसरी बार वो बिहार विधान परिषद के सदस्य बनाए गए। किशनगंज के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के निदेशक हैं। नीतीश सरकार में फिलहाल भूमि सुधार और राजस्व मंत्री हैं। एमएससी, एमबीए, पीएचडी और एमफिल कर चुके हैं। दिलीप जायसवाल की सबसे बड़ी ताकत है उनकी स्पष्टवादी नीति और साफ छवि का होना। दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने न सिर्फ जाति समीकरण सेट करने की कोशिश की है, बल्कि उनके जरिए सीमांचल क्षेत्र को भी साधने की कोशिश की है, जहां दिलीप जायसवाल की जमीनी रूप से काफी पकड़ मानी जाती है।
दिलीप जायसवाल लंबे वक्त से पार्टी और संगठन के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को उनके अनुभव का भी फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। बीजेपी पर बिहार में पार्टी के पुराने नेता और वैश्य समाज की उपेक्षा करने का आरोप गाहे बगाहे लगता रहा है। ऐसे में दिलीप जायसवाल को बिहार में जिम्मेदारी देकर न सिर्फ उन आरोपों को भी खारिज कर दिया गया है, बल्कि विपक्ष को भी सियासी तौर पर बैकफुट पर धकेल दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं दिलीप जायसवाल को बीजेपी की कमान सौंपे जाने का बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने स्वागत किया है। प्रभाकर मिश्रा ने कहा है कि दिलीप जायसवाल मंझे हुए राजनेता हैं, कार्यकर्ताओं पर उनकी अच्छी पकड़ है। दिलीप जायसवाल को अध्यक्ष बनाने से बीजेपी को फायदा मिलेगा। दिलीप जायसवाल जी जैसे कैडर के मजे हुए व्यक्ति जब पार्टी के कप्तान बनते हैं तो प्रसन्नता स्वाभाविक है। दिलीप जायसवाल जी को अध्यक्ष बनाए जाने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई। दिलीप जी पार्टी के पुराने और सक्रिय कार्यकर्ता रहे। सीमांचल में तो इनका दबदबा है ही। राज्य के भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच भी इनकी गहरी पैठ है, संगठन को मजबूत। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी द्रास में मौजूद हैं, वहां की सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों, करगिल युद्ध के बहादुर वीरों की माताएं, वीर नारियां और उनके समस्त परिजन, सेना के बहादुर जवानों और मेरे प्रिय देशवासियों, आज लद्दाख की ये महान धरती कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने की साक्षी बन रही है। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। दिन, महीने, वर्ष, सदियां गुजरते हैं, सर्दियां भी गुजरती हैं, मौसम भी बदलते हैं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा ऋणी है। ये देश उनके प्रति कृतज्ञ है। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि कारगिल युद्ध के समय मैं एक सामान्य देशवासी के रूप में अपने सैनिकों के बीच था। आज जब मैं फिर करगिल की धरती पर हूं तो स्वाभाविक है वो स्मृतियां मेरे मन में ताजा हो गई है। मुझे याद है किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं इन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। करगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने पर वो द्रास पहुंचे हुए हैं, जहां वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और आइए अब देख लेते हैं आगे हेडलाइंस।